नमस्कार। मुद्रा में आएंगे। प्रार्थना सर्वप्रथम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे। आज जो अभ्यास हम करेंगे वह है वृद्ध व्यक्तियों के लिए योग। जो बूढ़े हैं उनके लिए अभ्यास करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी आसन जो होते हैं बच्चे ही कर सकते हैं, युवा ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वृद्ध व्यक्ति भी कर सकते हैं। योग तो ऐसा है कि रुग्ण व्यक्ति से लेकर के अंत तक, शतायु तक व्यक्ति खुद स्वयं इस योगाभ्यास को कर सकता है। शारीरिक जो जिम ट्रेनर वगैरह वो सब हमारा करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर योग एक ऐसी विधा है जिसे हम सब कर सकते हैं, क्योंकि श्वास प्रश्वास के साथ चलता है। बहुत इसमें अभ्यास ऐसे हैं, सूक्ष्म व्यायाम है जो अंत तक व्यक्ति साथ में कर सकता है। तो हम और दिन प्रतिदिन वृद्ध व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि पहले तो कम थी, ऐसा नहीं था। पहले ज़्यादा थी, आज कम, ऐसा नहीं है। आज ही न्यूज़पेपर में खबर आई हुई है, अंत में व्यक्ति 12-15 साल तक रोगी रहता है। यानी बुढ़ापा जब आता है तो वो सभी कार्यों से, चाहे वो रोजमर्रा जो भी उसकी नौकरी पेशे से वो निवृत्त हो जाता है, वहाँ से होने के बाद वो घर बैठता है। अचानक ही एकदम से गाड़ी रुक जाए और वो नए उसकी क्रियाएं होती तो रोग धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। पहले जब वो घर से बाहर जा रहा होता है तो उसका कहीं ना कहीं मन काम में व्यस्तता के कारण शारीरिक कुछ गतिविधियां होती हैं, पर एकदम जब रुक जाता है तो रोग उसको स्पीडली बढ़ने लगते हैं। तो आज कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे ताकि वो सभी जो सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, जो आयु जिनकी 60 प्लस हो चुकी है, उन सब के लिए अभ्यास कौन कौन से हो सकते हैं वो अभ्यास हम इन्हीं 5 दिनों में सीखेंगे। तो आज पहला सत्र है। तो सर्वप्रथम हम अपने स्थान पर शिथिलीकरण व्यायाम करना है, जिससे थोड़ा श्वास की गति हल्की सी बढ़े। जब आयु बढ़ी है तो निश्चित हो सकता है कि हम पर सबको बीपी भी होगा, घुटनों में कमर में दर्द होगा। ये मान के चलिए पूर्ण व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, इसलिए सभी उन लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखते हुए अभ्यास करेंगे। चाहे किसी का बीपी लो हो रहा है, चाहे हाई हो रहा है, चाहे कंधे का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, कोई भी नी ज्वाइंट्स कहीं भी प्लेसमेंट है, तो उन सबको ध्यान रखते हुए अभ्यास करेंगे, क्योंकि इसमें सावधानी जरूरी है। सावधानी को जान करके अपनी अपनी योग्यता से, सामर्थ्य से अभ्यास करना है। श्वास को रोकना नहीं है। ब्रीदिंग, श्वास प्रश्वास जो हम श्वास लेंगे छोड़ेंगे वो कंटिन्यू करते रहना है। ये ध्यान विशेष रखना है, क्योंकि श्वास रोकने से रोग बढ़ता है। अभी आपको किसी को रोकना नहीं है, ये ध्यान देना है। सबसे पहले अपने स्थान पर धीरे धीरे शिथिलीकरण व्यायाम के लिए अपने स्थान पर हाथों को भी धीरे धीरे से चलाओ और पैरों को भी चलाना है। आपने सीखना है और जो अपनी आयु से जितने लोग हैं उन सबको भी अभ्यास करवाने हैं। हाथों को चलाना, पैरों को चलाना, इसमें पंजों पर कूदना नहीं है, जंप नहीं लेना। पूरा पैर धरती पर स्पर्श कराना है, पांव का तलवा। थोड़ा बदल करके पैर को ऊपर करें, थोड़ा और ऊपर उठा के। अपनी योग्यता से पैर को ऊपर उठाएंगे। बैलेंस नहीं बनाना, बस गति में रहेंगे। पैर को पीछे स्पर्श कराने की कोशिश करो। धीरे धीरे पैर की एड़ी को लगाइए।
घुटना जितना मुड़ता है उतना मोड़िए, जबरदस्ती नहीं करना। खड़ने में तकलीफ है तो दीवार का सहारा लेकर के भी इस तरह से अभ्यास करेंगे, पर आपको खड़े खड़े अभ्यास करना भी। अब यहीं पर रुक जाएंगे। रुकने के बाद गर्दन का अभ्यास करना। पहले श्वास के साथ गर्दन ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन धीरे धीरे आगे लाना। पर ध्यान देना, गर्दन में कोई दर्द है तो आगे न झुकाएं, केवल पीछे तक का ध्यान देना, आगे नहीं करना, बीच में रुक जाना है। बाकी सभी श्वास के साथ गर्दन को पीछे लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे लाएं। धीरे धीरे इस अभ्यास को आप 3 से 5 बार कम से कम करेंगे। श्वास के साथ धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेकर जाना, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेकर आना है। बदल करके सभी आंखें अपनी खोल के रखेंगे, आंखें बंद नहीं करना। गर्दन धीरे धीरे दाएं और श्वास छोड़ के बीच में, श्वास भरते हुए बाएं तरफ गर्दन को लेकर जाएं। दोनों तरफ दाएं और बाएं श्वास के साथ लेकर जाएंगे। गर्दन यदि आपका सही है, स्थिति इसकी ठीक है, तो बहुत शरीर में स्थिति ठीक हो जाएगी। बदल करके दाएं गर्दन को झुका दो, पूरा ध्यान गर्दन साइड पर दीजिए। श्वास भर के गर्दन सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन दूसरी ओर लमका दें, कंधे सीधे रखें, श्वास के साथ गर्दन सीधा, श्वास छोड़ते हुए गर्दन दूसरी ओर। इस प्रकार से इसे भी 3 से 5 बार दोहराएंगे। यदि खड़ने में संतुलन नहीं बन रहा तो आप कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे, तख्त के ऊपर बैठ जाएंगे, कमर सीधी कर लेंगे और ये अभ्यास करते रहेंगे गर्दन का जो भी करवा रहे हैं। तो ये अभ्यास दिन में 2 बार कर सकते हैं। भोजन से पहले आधे घंटे पहले अभ्यास आपको योग का करना है। दाएं और बाएं हो गया। अब गर्दन का रोटेशन देंगे, गोल गोल गर्दन को घुमाएं। गर्दन को धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे, दाएं और बाएं। दाएं और बाएं गर्दन को घुमाएंगे। दूसरी तरफ धीरे धीरे गर्दन को करेंगे। धीरे 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 गर्दन को दूसरी तरफ घुमाएंगे। बहुत धीमी धीमी गति से करना है। विश्राम दे देंगे। कंधे के गर्दन का अभ्यास जब हो जाए, अब गर्दन से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं रहती है। मान लो किसी को एक तरफ सिर दर्द हो रहा है, सिर में भारीपन आ रहा है, गले से बहुत सारी ग्रंथियां, यानी यहाँ जब जालंधर बंद लगता है, पूरा जाल रहता है नाड़ियों का यहाँ पर, तो पूरा जाल, इसको ठीक करो, जाल पूरा बना रहता है। नीचे से टायर देखिए, पूरा जाल बना रहता है। तो उस जाल से संपर्क जब टूटता है तो शरीर के अंदर अकड़न आने लगती है, सिर में भी रक्त का संचार बिगड़ने लगता है। तो गर्दन का अभ्यास करने से सिर में एक तरफा यदि सिर में दर्द है, या आपका सर्वाइकल का आ रहा है, या आपका कोई भी, यानी देखते हैं आजकल ब्रेन हेमरेज हो रहा है, वो क्यों? आपका हृदय के श्वसन के तंत्र से आपका हृदय की गति का, ब्लड का सर्कुलेशन बिगड़ता है, कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है, वो क्लोट बन करके धीरे धीरे मस्तिष्क तक पहुंचता है, वहीं रुकता है, तो बहुत सारे रोग बनने लगते हैं। तो आपने अब कंधों का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए कंधे धीरे धीरे नीचे आएंगे।
इस प्रकार से 3 बार, 5 बार, 10, 15 बार आपको कंधों को श्वास के साथ ऊपर करना, श्वास को नीचे छोड़ना है। अब क्या करना है, अपने हाथ को, और यहीं पर हाथ को आगे पीछे इस प्रकार से चलाएंगे। यदि बैलेंस ना बने तो पाँव में हल्का हल्का अंतर ले लेंगे। इस तरह से पीछे भी जाने दो, आगे भी जाने दो। हाथों को चलाना है आगे पीछे, अब थोड़ा बदल करके करेंगे। अब एक हाथ को गोल गोल घुमाना है, धीरे धीरे एक हाथ को गोल गोल घुमाएं, आगे से पीछे की ओर घुमाना है। कोहनी कोशिश करें सीधा रखने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम ये अभ्यास प्रॉपर एक तरफ देखकर करेंगे, यानी मेरा हाथ सीधा रहे, कोहनी सीधी रहे, तब जाकर के कोहनी सीधी होने लगेगी। नहीं तो आपका हाथ मुड़ रहा होगा, कोहनी मुड़ रही होगी, गोल रोटेशन पूरा नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना। बदल कर दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरे हाथ से करें, दूसरे हाथ से करेंगे। पूछा लो। विश्राम दे देंगे। अब क्या करना है, अब आपने केवल और केवल एक हाथ को ऊपर लेकर जाना है साइड से, और ऊपर इसको खींचो, ऊपर इसको खींचना है, लंबा ऊपर की ओर खींचना है। खींचिए, जितना आप खींच सकते हैं खींचिए, खींचिए, और धीरे धीरे नीचे लाना। फिर श्वास भर के खींचिए, बाजू कान के स्पर्श हो रही है और आप हाथ को खींचेंगे। ऐसा करने से हाथों में जो सुनपन है वो कम होगा। बदल करके दूसरी तरफ के हाथ को लेकर जाएं, श्वास भरते हुए इसको खींचिए, ऊपर खींचिए, खींचिए, और जो हाथों में रक्त का जो प्रवाह है वो ठीक होता है। इससे हाथों का कंपन कम होने लगेगा। यदि हाथ आप प्रॉपरली खींचेंगे ऊपर, तो पूरा खिंचाव आपको हाथ को स्वस्थ बना रहा है, वापिस आ जाएंगे धीरे धीरे। अब यही काम आपने हाथों में इंटरलॉक लगा लेना है। इसे इंटरलॉक लगा करके हाथ छाती के ऊपर आगे रख लेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को सामने की ओर करेंगे, ऐसे पूरा तान देंगे, सीधा खींच के रखेंगे। ठीक, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएंगे, पूरा श्वास भरते हुए आगे लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएंगे, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे। तो इस प्रकार से आप 3 से 5 बार ये अभ्यास दोहराएंगे। बदल करके फिर श्वास भरते हुए सामने फोरहेड के सामने लेकर जाएंगे। इससे अर्थराइटिस की स्थिति जो है, हाथों को जो कलाइयों को जैसे मोड़ेंगे अंगुलियों को फंसा करके, तो अर्थराइटिस की भी समस्या दूर होती है। प्लस श्वसन का अभ्यास है, यदि उच्च रक्तचाप है, हृदय से संबंधित रोग है, तो इस अभ्यास से ठीक होने लगता है। तो ये आपको अभ्यास करना है, पहले सामने, फिर फोरहेड के सामने अभ्यास, फिर आप इसी को 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। इस प्रकार से आपने 3 से 5 बार दोहराना है। विश्राम दे देंगे। क्रम याद रखना है, पहले गर्दन के अभ्यास किए, उससे पहले थोड़ा शिथिलीकरण व्यायाम किया, आपने वार्म अप किया, फिर आपने एक एक करके हाथों के अभ्यास किए। अब यहीं से हल्का सा पाँव में अंतर ले लेंगे। अंतर लेकर के थोड़ा केवल इतना मुड़े, कंधे पर हाथ रखा, दूसरा हाथ कमर के इधर रखें, पीछे देखें, इधर जाएंगे तो इधर देखें। इस प्रकार से दोनों तरफ आप देखेंगे, दाएं देखें, बाएं देखें, धीरे धीरे बिना झटका दिए इस प्रकार से अभ्यास आप
करेंगे। दाएं देखिए, बाएं देखेंगे। बहुत सुंदर। अब यहीं से आप क्या करना है, अब कुछ ज्यादा यहीं से क्या करेंगे, हाथों को ऊपर लेकर ऐसे बांध लेंगे। अब हल्का सा दाईं तरफ जाओ, हल्का सा बाईं तरफ जाओ। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना, खींचना नहीं है, थोड़ा थोड़ा साइड से दाएं बाएं इस प्रकार से जाएंगे, जिससे आपका हाथों से अंगड़ाई बन गया, हाथ बंध गए हैं और साइड में दाएं और बाएं आप झुकाव दे रहे हैं, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं देना। श्वास सामान्य रखेंगे, विश्राम दे देंगे। इसको ये रोक दो यहां पर। और अब हम अभ्यास करेंगे, कमर पर हल्का सा ऐसे हाथ रखेंगे। करिए, आप अभ्यास करो। कमर पर हाथ रखने के बाद हल्का हल्का आगे झुकना, थोड़ा सा ऐसे, और सामने ऊपर देखना, नीचे नहीं देखना। कोहनी को मिला के रखो, श्वास भर के ऊपर आओ, हल्का सा ऊपर देखो, बस। आंखें खोल के रखना है, नहीं तो चक्कर आ सकता है। आंखें खोल के रखना है, फिर वापस सीधे हो जाओ, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुकना है। हल्का आगे देखिए, नीचे नहीं देखना। गर्दन सीधी ऊपर सामने की ओर, कोहनियां मिला के रखिए। श्वास भर के ऊपर आ जाओ, धीरे धीरे श्वास छोड़ के हल्का सा पीछे ऊपर की ओर देखना। ज्यादा झुकने की कोशिश मत करो, पीछे थोड़ा सा झुकना है और फिर सीधा हो जाना है। होल्ड नहीं करना, श्वास सामान्य गति में रहेंगे आप। सामने आएंगे, फिर धीरे धीरे वापिस ऊपर आएंगे। ये अभ्यास करने से कमर की, लोअर बैक की, कटी प्रदेश की जो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। जब हम ज्यादा करते हैं तब रिस्क रहता है, तो आपको ज्यादा नहीं करना, आगे झुकना है, पाँव के पंजों पर प्रेशराइज होगा, पीछे जाएंगे, एड़ियों पर बैलेंस बनेगा, गर्दन पीछे झुकेगी, रोशनी आंखों की बढ़ती है। तो इससे बहुत हमारे हृदय की गति नियंत्रण में आती है। जब गर्दन हम पीछे करते हैं तब हृदय की गति नियंत्रण में आती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है जब केवल गर्दन पीछे करते हैं। तो जब हम दिन भर मोबाइल देखेंगे, नीचे गर्दन करेंगे, तो ये दोनों रोग बढ़ जाएंगे, आंखों की रोशनी बिगड़ेगी, हृदय की गति बिगड़ जाएगी। तो ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, गर्दन के जुड़े सारे रोग लगने लगते हैं, चक्कर आने लग जाएंगे, धूप से सन स्ट्रोक होने लग जाएंगे, क्योंकि धूप में जाते ही उसको चक्कर आएंगे। इसलिए हमें स्क्रीन नीचे न देख के गर्दन ऊपर रखने का अभ्यास करना है। गर्दन हल्का पीछे करे तो उससे हमारा ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अब यहीं से साइड में आप पाँव हैं, आप यहीं से पंजे बिल्कुल सीधे रखना है, दाएं बाएं पैरों को फैलाना नहीं है। ऐसे दाएं बाएं हाफ घुटने को मोड़ना है। 1 2 3 4। शरीर को कमर पर हाथ रख लेंगे। शरीर को हमारे को ये ध्यान देना है, जैसा है वो उससे और बेहतर बने। अपनी अपनी स्थिति सब देख लेंगे कि आपकी स्थिति, शरीर की जो अब स्थिति है उससे उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इसलिए स्वयं से योग अभ्यास करते समय स्वयं से प्रतिस्पर्धा रहती है, अन्य किसी से नहीं। आप कोई कितना अच्छा करता है, भले मैं कैसे ही करता हूं, पर आपसे नहीं होता, आप अपनी योग्यता से ही अभ्यास करेंगे, ये ध्यान देना है। वापिस आ जाएंगे। अब यहीं से आपने हल्का हल्का बैठना, घुटने के बल ऐसे, जानू शक्ति विकास के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना, एड़ियां उठानी, इसे पाद मूल शक्ति विकास से बोलते हैं। पंजे पर ऐसे आना, फिर वापस रख देना एड़ी, फिर एड़ियां उठाना, पंजों पर आना, रख देना। यह अभ्यास बहुत जरूरी है। अक्सर आपने देखा होगा, जब व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करके अंत में वह अपना मकान बनाता है और फिर उसी मकान में वह स्लिप होकर पेड़ियों से बाथरूम में गिर जाता है, देखा आपने।
और गिरने के बाद उसके घुटने में फ्रैक्चर आ जाता है या हिप बोन टूट जाती है, हाथ में फ्रैक्चर आता है, और फिर रास्ते में वो सोचता है इससे अच्छा मकान ये फर्श वगैरह न लगाता ठीक रहता। तो वही उसका फिर अंतिम कारण बनता है। और शरीर जब बिल्कुल जकड़ कर जब बेड रेस्ट होता है तो उसी दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे रोग एंट्री कर जाते हैं, और वो रोग ऐसे घर कर जाते हैं। शरीर की एक तो इम्यूनिटी हमारा कमजोर होता है, आयु के साथ जीवनी शक्ति कमजोर होती है, और आपको जब घूमने की आवश्यकता थी, पाचन कमजोर था और घूमने की आवश्यकता थी, आप बेड रेस्ट में आ गए, तो धीरे धीरे शरीर के अंदर रोग हमारे घर कर जाते हैं। तो इसलिए जब आप पंजों के बल ऐसे करते हैं तो पाँव की जो पकड़ है, चलने में जो पाँव के जो पंजे आपको बैलेंस देते हैं, वो बैलेंस बनने में सहायता मिलती है। जब पाँव की उंगलियां जब काम करनी बंद करती है, ऐसे पाँव की उंगलियां ऊपर करिए, नीचे करें, सिर्फ पाँव के पंजों को ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे। इस तरह से पाँव की उंगलियां प्रॉपर काम कर रही हैं। और क्योंकि यहां से पाँव की उंगलियों में सबसे पहले नमनेस आनी शुरू होती है, हाथों की उंगलियों में नमनेस आने लगती है, इसको हम नजरअंदाज करते हैं। बड़े व्यक्ति अक्सर इनको नजरअंदाज करते हैं काम की व्यस्तता से, न इनको पाँव को डुबो के रखते पानी में, न इनकी मालिश करते पाँव की तलवों की, क्योंकि काम चलता रहता है, हाथ काम करते हैं, मुंह काम करता है, थोड़ा सा मस्तिष्क काम करता रहता है, तो लगता है कि जीवन यात्रा चल रही है, पर पता नहीं होता नीचे पाँव आपके खराब हो रहे हैं। तो पाँव पर यदि ध्यान दे दिया तो इसका मतलब आपने शरीर को पूर्णतः से ध्यान दे रहे हैं। यदि पाँव को नजरअंदाज कर रहे हैं तो एक अंग पाँव के आपके खराब हो रहे हैं, आपको घुमाना फिराना ये पाँव बंद कर देंगे, गिरा देंगे। तो गिरने से फिर समस्या आप जानते ही हैं, एक जैसे प्रदर्शनी के रूप में आप घर में एक जगह फिर फिट हो जाएंगे, लोग बाग आएंगे, आपको छेड़ेंगे, पूछेंगे कैसे गिरे, फिर आप उनको कहानियां सुनाते रहना, तो आपका जीवन ऐसे फिर पूर्ण होगा। तो अब ये अभ्यास करने के सूक्ष्म व्यायाम के हमारे कंप्लीट हुए। सूक्ष्म व्यायाम यानी शरीर के अंदर जो जोड़ हैं, सूक्ष्मता से जो ज्वाइंट्स है, इनमें वायु लोकेट नहीं हो, हवा इनमें बंधे नहीं, इसलिए कटकट की आवाज आती है ना, बड़ी उम्र होती है तब, वो हवा इसमें लॉक हो जाती है। तो उस सूक्ष्म व्यायाम से उन हवा को हम रास्ता देते हैं ताकि वो वहां पर बंधे नहीं। और दूसरा तरीका होता है कि मालिश करना। मालिश करने से वात रोग नष्ट होता है, तो मालिश करना बहुत जरूरी होता है। स्नान करें तो आप क्या करें, थोड़ा सा शरीर को ऐसे, सूखी मालिश बोलते हैं इसे, शरीर को ऐसे रगड़ना है, पूरे शरीर को थोड़ा थोड़ा 1 मिनट के लिए रगड़ करके फिर आप स्नान करें। और स्नान हो जाए या पहले आप चाहें तो शरीर की सरसों के तेल की, तिलों के तेल की या नारियल के तेल की मौसम के साथ आप उनसे मालिश करें। मिलावटी जो भी तेल आते हैं रिफाइंड वाले, वो सब सुगंध वाले तेल यूज नहीं करना। जिस प्रदेश में जहां रहते हैं उस जगह जो तेल, जो तिल, जो भी वहां पर धान उत्पन्न होता है उसी का आप तेल यूज करेंगे। और दूसरा मालिश और प्लस आपको रेस्ट करना है। बहुत ज्यादा दौड़ धूप करेंगे, बड़ी उम्र हो गई, आप रेस्ट नहीं देंगे तो शरीर के अंदर वात रोग बढ़ते हैं। वात रोग केवल घुटनों के जोड़ों के दर्द ही नहीं होते, वात रोग बहुत प्रकार के होते हैं। 80 प्रकार के आयुर्वेद में वात के रोग बताए, पित्त के 40 प्रकार के, कफ के 20 प्रकार के। आप सोच लीजिए, कल्पना करिए, जब हमारी कफ बचपन होता है, पित्त जवानी होती है और वात हमारा बुढ़ापा होता है, तो बुढ़ापे में जाकर रोग बढ़ते हैं, कम नहीं होते। आप कल्पना करिए, तो हमारे को वात के दौरान हमारे को शरीर को रेस्ट देना होता है। शरीर को रेस्ट नहीं देंगे तो शरीर के अंदर रोग बढ़ेंगे। और इससे उल्टा होता है, बचपन में बच्चे को ज्यादा काम करना होता है, कफ नाशक होता है, तब जाकर के रेस्ट करें तो कफ बढ़ेगा, पर बच्चा रेस्ट करता है। जवानी फिर वह थोड़ा और भागने लगता है, समझ आने लगती है, और बुढ़ापे में पूरा समझ में आता है, ज्यादा भागने लगता है, तो रोग ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। बल्कि होना उल्टा चाहिए, तो वह अपने अनुभव से बुढ़ापे में जाकर के रुक जाना चाहिए, स्थिर हो जाना चाहिए, चित्त शांत होता है उसका कि अब ये समझ में आ गया दुनियादारी, अब रुकना चाहिए। पर होता इससे उल्टा है, तो वो ज्यादा भागता है, और भागने से उसके वात से जुड़े रोग बढ़ने लगते हैं। चाहे वह डायबिटीज होने लगता है, चाहे रक्त का चाप बढ़ने लगता है, हृदय की गति रुकने लगती है, बढ़ने लगती है, हृदय रोगी होता है, कमर में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, नींद की समस्या, पेट का गैस्ट्रिक ट्रबल, पाइल्स की प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये सारे वात के रोग बढ़ने लगते हैं। पैरालिसिस तक आ जाता है,
ब्रेन हेमराइज होने लगता है। तो आप ध्यान देना है, आयु जैसे हमारी बढ़ती है तो ये भी ख्याल रखिए कि हमें अपने शरीर को रेस्ट भी देना है। तो अनुभव से आप सोचें कि मैं क्या करना मेरे लिए उचित है, अनुचित है, इसका विचार करें, और उस अनुभव से जब आप आनंदित होंगे तब आपके जो नीचे छोटे बच्चे हैं, यानी आपके पुत्र हैं जो जवान हैं और उनके बच्चे हैं जो आपके भी पोते पोती के रूप में हैं, तो उनको आपका अनुभव काम आएगा। तब लगेगा कि आपने आयु के साथ अनुभव से आप वृद्ध हुए हैं, ज्ञान से वृद्ध हुए हैं, नहीं तो आयु से केवल वृद्ध हुए हैं। तो अपने स्थान पर अब आप बैठ जाएंगे, धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठे। अब हो सकता है आप नीचे नहीं बैठ सकते, इसको नीचे करो। हो सकता है आप नीचे नहीं बैठ पाएंगे, आप कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं, पर कुर्सी के ऊपर जब बैठेंगे तो योग आसन तो उस पर होता नहीं है पैरों के, तो आप तख्त के ऊपर, मेज के ऊपर बैठ जाएंगे। कल इसको इधर लगाना है, ठीक है। तो तख्त के ऊपर बैठ करके कुछ अभ्यास करते हैं। अब मान लीजिए ये मेरा तख्त है, आप अपनी सुविधा से बैठ जाएंगे और इस पर बैठने के बाद यदि घुटने पैर आपके नहीं मुड़ते तो पैरों को आप ऐसे सीधा कर लेंगे, पैरों को ऐसे सीधा कर लेंगे, सीधा करके हाथों को ऐसे पीछे रख दीजिए। ठीक है, हाथों को ऐसे पीछे रख देंगे। और अब ऐसा भी हो सकता है आपके हाथ पीछे ऐसे रखे ना जाए क्योंकि कलाई में फ्रैक्चर हो, तो आप चिंता न करें, हाथ सामान्य हल्के से रखें, बहुत प्रेशराइज न करें। और पैरों की उंगलियों को ऐसे हिलाएं, आगे पीछे ऐसे करें, केवल पांव की उंगलियों को हिलाएं। यह अभ्यास आपको करना है। बहुत ज्यादा ऐसे कठिन आसन करने की आप मत सोचिए कि उससे ही लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म व्यायाम, ये छोटे छोटे अभ्यास ज्यादा लाभ देंगे आपको। आगे पांव के पंजे को करिए जिससे एंकल में स्वेलिंग नहीं आएगी। पांव दिन भर हम जब लटका के रखते हैं तो पांव में सूजन आने लगती है। पांव का रक्त का प्रवाह जो है ऊपर की ओर गति करना कम करता है, तो नीचे नीचे रहने लगता है, तो पांव की नसें नीली होने लगती हैं, पांव में नसें फूलने यानी वेरिकोज की समस्या बढ़ने लगती है। तो पांव के पंजों को आगे करें, पीछे करें, इससे एड़ियों का दर्द, एंकल्स का दर्द, स्वेलिंग वो सब ठीक होती है। जब पैर के पंजे आगे करते हैं, नी को लॉक लगता है, तो घुटने के रोग भी इससे ठीक होते हैं। बहुत सुंदर। अब यहीं से पैरों को गोल गोल ऐसे घुमाएंगे, रोटेशन दीजिए। पर एक ध्यान देना है, जब हम घुमाते हैं हम सोच लेते हैं कि पैर मेरे सही घूमते हैं, पर आपको प्रॉपरली ध्यान देना है कि मेरे को पैरों को रोटेशन पूरा अच्छे से चारों तरफ घुमाते हुए, नीचे स्पर्श कराते हुए कोशिश करें कि पूरा पैर घूमे। दोनों दिशाओं में पैर घुमाएं, पहले क्लॉकवाइज घुमाएं 5-10 राउंड, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। पैर अपना वजन से, एड़ियां जब उससे दबाव में आ रही है तो इसका अलग से एक्यूप्रेशर भी हो रहा है। बहुत सुंदर। अब पांव में अंतर ले लेंगे और अंतर लेकर के पैरों को दाएं बाएं इस प्रकार से आप करेंगे। ऐसे करने से पिंडली की मालिश हो रही है, थाइस की मालिश, इनर थाइस की, पेल्विक रीजन की, हिप बोन, आपका श्रोणी प्रदेश एक्टिव हो रहा है। महिलाओं में चाहे पुरुषों में हमारे जेंटल ऑर्गन्स हैं, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनका ये बहुत सुंदर अभ्यास होता है। ये अभ्यास दिन में हम चलते फिरते कभी भी नहीं कर पाते, ये मूवमेंट नहीं होती, इसलिए ये अभ्यास चलकर विशेष ध्यान देते हुए करना है। पूरा दाएं बाएं पैर को मूवमेंट दें। अब पैरों को ऐसे थपकी देंगे ऊपर नीचे ऐसे करते हुए, जिससे पिंडलियां स्वस्थ रहें, थाइस, पीछे की मांसपेशियां एक्टिव हो जाएं। बहुत सुंदर। ये 5 दिन का जो अभ्यास आपको करवाया जाएगा, यदि आपने अभ्यास सीख करके, यदि आपने ऐसा सोच लिया, संकल्प कर लिया कि नहीं हम अपने साथियों को तैयार करेंगे जो इस आयु के हैं और मिलकर अभ्यास करेंगे, तो ये बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा होगी। तो आप स्वस्थ रहेंगे तो और भी स्वस्थ हों साथ में। तो इस भावना से आप सीखें और उनको पहले अपनाएं, खुद करें और फिर साथियों को जोड़िए। अब यहीं से हाथों को छोड़ देंगे और यदि बैलेंस बनता है तो ऐसे बैठे रहेंगे
और नहीं तो छोड़ देंगे। अब हाथ जब बहुत देर जब पीछे रखते हैं तो हाथों को ऐसे मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें। यह अभ्यास जरूर करना है, मुट्ठी बंद करना, खोलना। मुट्ठी बंद करना है, खोलना है। बहुत सुंदर। मुट्ठी बंद करके गोल गोल कलाई को घुमाओ। यह अभ्यास कुर्सी पर बैठकर, सीधे बैठ करके दिन में 2 बार अभ्यास दोहराएंगे। दूसरी तरफ, दोनों तरफ ये हाथ को घुमाएंगे। इससे लंबे समय तक आप भोजन हाथ से कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हाथों की उंगलियां आपको प्रदर्शित करती है आपका शरीर कितना स्वस्थ है। ठीक, तो शरीर में ऐसा सिम्टम्स, ऐसे लक्षण दिखाई दे ही ना कि आप बूढ़े हैं, बूढ़े जैसा आपको फील जब होने लग जाएगा तो आप बहुत स्पीडली बूढ़े होने लग जाओगे। समझ में आया? बूढ़ा होना और ज्यादा स्पीडली बूढ़ा करता है। तो वह उस पर चिंता करता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो बूढ़ा हो गया। तो व्यक्ति और धीरे धीरे बूढ़े की तरफ, यानी शरीर निष्क्रिय होता जाता है, वो काम काज को हाथ नहीं लगाता। ये हमारा सोच, थिंकिंग जो है, इस पर बड़ा काम करती है। जैसा आप भाव करेंगे वैसी सृष्टि होने लगती है, शरीर में वैसा ही सृजन होने लगता है। तो आपके शरीर के सिम्टम्स आपको यदि दिखते हैं तो आपको बुद्धिमता यही है कि आप उससे पहले अलर्ट होकर के काम करेंगे। ठीक है, तो उनकी कमियों को ठीक करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़े तो वो अंग आपके वापिस से तंदुरुस्त हो सकते हैं। यदि उनको नजरअंदाज करेंगे तो बिगड़ जाएंगे। तो अगला अभ्यास यहां से करेंगे। अब दाएं हाथ रखेंगे, बाएं हाथ रखेंगे, ऐसे बैठे बैठे ये अभ्यास करते रहेंगे। दाएं देखिए, बाएं देखिए, दोनों तरफ ये अभ्यास आप करेंगे, दाएं और बाएं। अब ऐसा करने से कमर का जो बीच से जो हिस्सा है वो आपका अब एक्टिव हो रहा है, दाएं और बाएं करने से। अब विश्राम दे देंगे। अब एक पैर को ऐसे फोल्ड करें और फोल्ड करके नजदीक करें और उसको रोको और इंटरलॉक लगा के बांध लो और कमर सीधी करके रोकिए इसको, जिससे घुटने पर प्रेस हो रहा है और पैर पिचक रहा है। पेट बड़ा होगा तो पेट पिचकेगा, दबेगा, और गैस्ट्रिक ट्रबल जो है आपका पेट का, वो गैस पेट में नहीं बनेगी। पाचन ठीक होने वाला है, आंतों की मूवमेंट हो रही है। बहुत सुंदर। बदल के दूसरे पैर को मोड़ेंगे और धीरे से रोकेंगे, कमर सीधी करेंगे, रोक के रखो। श्वास सामान्य रखें, श्वास धीमी गति से लेना है, धीमी गति से छोड़ना है। हमारा टारगेट ये रहेगा, पैर हमारे जितने नजदीक आएंगे उतना अच्छा रहेगा, पैरों को मोड़ते जाना है। ठीक, विश्राम दे देंगे। दोनों तरफ ये अभ्यास आप 2 से 3 बार कम से कम करेंगे और 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे। जब ये स्थिति बनेगी तो और आपको लाभ मिलने लगेगा। बदल करके फिर दूसरी तरफ से करेंगे, इस प्रकार से रोक कर रखेंगे, विश्राम दे देंगे। विश्राम दे दीजिए। पाँव को इकट्ठा कर लेंगे, पाँव को इकट्ठे करके ऐसे और दाएं बाएं ऐसे करेंगे। जितना संभव है पैरों को साइड में ऐसे गिराएंगे। भद्रासन का अभ्यास है ये, गोरक्षासन भी इसे कहते हैं। तो हमारे लिए कल्याणकारी अभ्यास है। पैरों को ढीला छोड़ करके ये अभ्यास आपको करना है। यदि पैर दबते हैं तो दबाओ हल्का हल्का, इनको इकट्ठा करिए और इनको धीरे धीरे दूर करें। इस प्रकार से 5 से 10 बार अभ्यास कर सकते हैं।
व्यक्ति को दुख तब होता है जब वह अपना शरीर जब उसका साथ नहीं देता, उसे दुख उतना तब नहीं होता, और जब कोई उसका साथ बाहर के लोग न दे, पर वास्तव में उसको एहसास भी तब होता है जब शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है, तब वह सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर समझ में आता है कि बाहर वाले जो मैं जिनके लिए भाग दौड़ कर रहा था वो मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि शरीर साथ देना बंद करता है तब समझ में आता है कि वो मेरे साथ नहीं थे, मैं ऐसे ही सोच के घूम रहा था कि वो मेरे साथी थे। तब एहसास होता है कि शरीर ही मेरा सच्चा साथी है और इसकी तो मैंने परवाह ही नहीं की। फिर बहुत देर हो जाती है, न शरीर साथ देता न बाहर वाले साथ देते, उस पछतावे से वो आत्मग्लानि से अपना जीवन फिर यापन करता है अंतिम दौर में। तो न उसे मुक्ति मिलती न उसको समझ आती, क्योंकि अब समझ के लिए समय जा चुका होता है। इसलिए समय और समझ दोनों यदि साथ रहती है तो व्यक्ति महान बन जाता है। और समय था समझने के लिए पर समझ नहीं थी, अब समझ आया तो समय नहीं रहता। ये बहुत विचित्र स्थिति बनती है। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है, यदि जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं, भागदौड़ जीवन शैली से अब घर बैठे हैं, तो उन्हें योग नियमित अभ्यास करना है, शरीर का ध्यान देना है, चाहे बीच बीच में वो प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करें, पंचकर्मा का प्रयोग करें, शरीर का बहुत सारे अभ्यास हैं, शरीर को अपने तरीके से वो ठीक करेंगे। मौज मस्ती करें, अपने अनुभव से घंटों के काम वो मिनटों में कर सकते हैं, इतना अनुभव उनको जीवन में है। फिर वो क्यों व्यस्त हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, सोचो। क्योंकि उनके पास ऐसा तजुर्बा है, तो वो घंटों के काम एक एक घंटे में मिनटों में कर सकते हैं, फिर भी दुखी हैं। तो इस दुख का फिर निवारण यही है कि अनुभव का प्रयोग करें। नया कुछ करने की चाहत में आदमी फिर और समुद्र की लंबी दौड़ में फंस जाता है और वापस आ नहीं पाता, वो बीच में ही भव सागर में डूब जाता है। इसको बोलते हैं भव सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। ये परिभाषा महर्षि वशिष्ठ जी ने कही। आप ये भव यानी संसार रूपी सागर से पार होने का जो उपाय है वह योग है, इसलिए योग करेंगे तो आप इस संसार में फंसेंगे नहीं, ये कहा। तो इसलिए उसको पार करने का जो साधन है वह क्या है, वह आपका शरीर है। तो आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। ये सारे सूक्ष्म अभ्यास जो भी किए, इनको कल दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे, कुछ नए अभ्यास सीखेंगे, और जब सारे अभ्यास पूर्ण हो जाएं तो कुछ विशेष श्वसन के ऊपर ध्यान देना है। श्वास प्रश्वास जो हमारी अनैच्छिक क्रिया है, जो जन्म से मरण तक सतत चलती रहती है, बिना किसी के कहने से, रात को भी चलती है, दिन में चलती रहती है, एक क्षण भी ये रुकती नहीं। इस स्थिति को आप देखेंगे, ये एक विचित्र है, ये एक अद्भुत अंदर एक स्थिति, अंदर एक शक्ति आपके अंदर संचार हो रही है। इस शक्ति को कुछ पलों के लिए अपने श्वास के इस रिदम को देखेंगे। श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर निकल रही है। आप उसमें कुछ नहीं कर रहे, केवल चौकीदार की भांति, पहरेदार की भांति दृष्टा भाव से इस श्वसन को देखेंगे। ये शरीर श्वास ले रहा है, शरीर ही श्वास अपने आप छोड़ रहा है, इस माया को देखें। ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को दृष्टा भाव से देखें। श्वास प्रश्वास स्वतः ही चल रहा है, लेने और छोड़ने में जरा भी प्रयत्न न करें, और इस स्थिति को देखेंगे। और जो सबसे बहुमूल्य है, बिना श्वास आपका एक पल भी जीवन नहीं हो सकता, क्षण भी कम पड़ जाएगा, आपको तुरंत आपका मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये श्वसन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम सबसे ज्यादा अनादर, इसका एक नजरअंदाज इसे हम करते हैं, तो योग कहता है अपने श्वसन पर ध्यान दीजिए। शरीर के उन अनैच्छिक क्रियाओं को आप देखें जो अंदर अपने आप चल रही है, और उनको कौन चला रहा है, उस वास्तविकता को जानने के लिए जरा विचार करें, अपनी दृष्टि को दौड़ाएं।
श्वास प्रश्वास, आना जाना, शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह होना, पाचन का चलना, मैं कैसे बोल रहा हूं, आपके कान उसे कैसे सुन पा रहे हैं, ये पूरी विधा, अंदर का पूरा ये तंत्र कैसे काम करता है, इस जादूगरी, इस रचना को आप देखेंगे तो आप खुद चंबित हो जाएंगे कि ये पूरी सृजना, ये रचना ईश्वर ने जो की है, इस पर जरा ध्यान देंगे। ये मानव निर्मित नहीं होता, इस प्रकृति की रचना है ये। और प्रकृति में चेतना का जब वास होता है तो ये जीवात्मा बन जाती है। तो ये जीवात्मा योग से इस प्रकृति और चेतन तत्व को अलग करना हम सीखते हैं, इसको अलग महसूस करते हैं। और ये भेद ही पुरुष प्रकृति और पुरुष और प्रकृति का वियोग ही योग है। ये सांख्य कारिका में कपिल मुनि ने कहा कि ये पुरुष यानी चेतन तत्व और प्रकृति या आपका शरीर, ये दोनों अलग अलग हैं। मृत्यु काल में आप महसूस करते हैं, आप देखते हैं शरीर धरती पर रखा हुआ है पर उसमें श्वसन नहीं चलता, उसमें चेतन तत्व निकल जाता है और शरीर वहीं पर रहता है। तो जो शरीर रहता है वो प्रकृति है। पंच महाभूतों से निर्मित ये शरीर जड़ है और इसमें जो चेतन तत्व था, पुरुष जो था, वो अलग हो गया। ये अलग पृथक जो भाव है, जब व्यक्ति जब जीवित काल में ये जब अनुभव करता है, उसे महसूस करने लगता है कि ये दोनों अलग अलग है, तो वह मृत्युजय होता है, वह मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु का फिर पल का उस समय जो इंतजार करता है, वह स्वयं अपने आप को अलग देखता है, तो उसका जीवन का आचरण एकदम से बदल जाता है, व्यवहार उसका बिल्कुल परिवर्तन रहता है। तो वह एक सादगी से यम नियम के पालन के साथ वह अपना जीवन को यापन करता है। इस शरीर से सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता। शरीर का मिलना, जितना भी काल वह जीता है तो उसको एक अवसर मानकर जीता है, उस अवसर का सदुपयोग करता है, कल का इंतजार नहीं करता, नेक्स्ट पल का इंतजार नहीं करता, वह उसका सदुपयोग करता है। तो ये एक प्रभाव है। योग जब हम करते हैं तो आपकी जो आयु है उसको ध्यान में रखते हुए सब बातें आपको हम कह रहे हैं कि आप अपने श्वसन पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे श्वसन लंबी गहरी जब लेते हैं और छोड़ते हैं, जो चल रही है उसे देखते हैं, तो दोनों प्रक्रिया है। पर आपको श्वास लेते और छोड़ते समय श्वास को रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, केवल देखना है। और इतने मात्र से मन शांत होने लगेगा। मन में यदि बीच बीच में अन्य कोई विचार आते हैं तो उन विचारों से फिर हट जाएंगे, अपने श्वसन पर लेकर आएंगे। यही आपका मेन कार्य है कि मन कहीं अन्यत्र किसी विचार में, विषय में संलग्न हो रहा है तो आपको अपने शरीर पर, अपने श्वसन पर लेकर आएंगे। यही आपका ध्यान है। इतना करने से धीरे धीरे आपका ध्यान परिपक्व होने लगेगा, आप जागरूक होने लगेंगे, आप अलर्ट अवेयर होने लगेंगे अपने शरीर के प्रति, आप स्वस्थ होने लगेंगे, स्वयं में स्थित होने लग जाएंगे। आपका ध्यान जब बाहर होता है तो आप परस्थ होते हैं, आप शरीर में नहीं रहते। तो स्वस्थ होना शरीर का रोग से निवृत्ति नहीं है। शरीर के अंदर पूर्णता से जब आप रहेंगे, शारीरिक और मानसिक और आप आत्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक रूप से जब पूर्ण स्वस्थ होते हैं तो आप पूर्ण स्वस्थ कहलाएंगे। तो अब हम यहीं से धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आंखें खोल करके ये अभ्यास आपको नियमित करना है। इसके लिए आप चाहे सुबह आप समय तय करें, ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठेंगे कुछ पलों के लिए, रात्रि काल को, शाम को, संध्या काल के अंदर आप बैठें क्योंकि समय भरपूर होता है। दोपहर के अंदर आप कुछ पलों के लिए 15 मिनट के लिए ध्यान करें, इस प्रकार से श्वसन पर ध्यान दीजिए।
तो इससे बड़ा लाभ मिलने लगता है। तो इससे मानसिक रोग जो होते हैं, वात के जो रोग होते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। चाहे किसी को थायराइड है, एक अपने आप हार्मोन जो अनबैलेंस हो रहे हैं शरीर के, वो भी ठीक होंगे। पर आपको कमर सीधी करके या पीछे सहारा लेकर पर बैठना पड़ेगा। 15 मिनट 20 मिनट आपको ऐसे ध्यान मेडिटेट करना पड़ेगा। और शरीर में देखना, लेवल देखना श्वसन का, हृदय की गति को देखना। बैठने से पहले अपने को ऑब्जर्व करिए, बैठने के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नजर आएगा परिवर्तन। आपके अंदर लाभ दिखेगा, शरीर का प्रसन्नता दिखेगी, अंदर शरीर के अंदर एक हल्कापन नजर आएगा, मस्तिष्क का जो भारीपन है, हृदय का जो भारीपन है वो कम होता हुआ नजर आएगा। पर आप बैठेंगे तब। अब हम यहीं से एक ताल योग है, क्लैपिंग जो हम करते हैं, ओम की ध्वनि के साथ ताल योग करेंगे, जिससे हमारे सारे जोड़ों के दर्द, शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छा हो, उसकी कामना से हम ये ताल योग कर रहे हैं। श्वास लेते जाएंगे। ओम 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 ओम। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे देंगे। ये ताल योग बहुत जरूरी है। ये ताल योग करना है या आप अपना एक टोली बना करके भी कभी भी ताल योग का अभ्यास कर सकते हैं। समय तय करिए और घूमते हुए पार्क में करें, कहीं छत पर करें, घर के सभी बच्चों को लेकर के भी आप ताल योग कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक हमारा शरीर का रक्त का प्रवाह बैलेंस हो जाता है, अच्छा रहता है। अब हम करेंगे हास्य योग। जितना खुल के आप हंस सकते हैं तो सारी कुंठाएं, अंदर की सारी जो जकड़ता है, ग्रंथियां खुल जाएं। इस प्रकार से पूरे खुल करके उत्साह से हंसना है। श्वास लंबी लीजिए। हाँ, हंसना है खुल के। जब आप हंसेंगे तो मस्तिष्क के सारे विकार हैं वो दूर हो जाएंगे। और जब खूब हंस लेते हैं तब आप कुछ 1 मिनट के लिए, पलों के लिए आप मौन रहें। उस समय देखिए मन की स्थिति, पूरा शरीर शांत, निर्विचार स्थिति बन गई, निर्विषय, चित्पूर्ण शांत है। ये जो डोज है, ये आपने दवा मरहम दिया अपने आप को, इसका कोई मोल नहीं। ये मार्केट में नहीं मिल सकता। कितना ही नशा करवा दे तब भी ये आपको इतना आनंद देने वाला शरीर को डोज नहीं मिल सकता। ये केवल योग से, हास्य योग से जब अभ्यास करते हैं, इससे ही उत्पन्न होता है। तो ये अभ्यास आप नियमित करेंगे, स्वयं से ये संकल्प करें, हम नियमित अभ्यास करेंगे।
तो इसी भावना से विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भूनमन करेंगे, आगे झुके, हल्का सा झुक सकते हैं तो झुकें, नहीं तो हाथों को जोड़ करके ही प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता का, इष्ट देव का, गुरुजनों का स्मरण करेंगे, कृतज्ञता प्रकट करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हथेलियों का घर्षण करना है पहले और आंखों पर स्पर्श कराना है। आंखें जब धीरे धीरे आंखें गर्म हो जाएं तो पलकाते झपकाते हुए आंखों को खोलेंगे। सभी को प्रणाम, नमस्कार।